नमस्कार। लास्ट क्लास में हम लोग एल्काइंस ख़त्म किए हैं और अब इसी में हाइड्रोकार्बन में एक और पार्ट है, एक और मैकेनिज़्म है, उसको स्टार्ट करते हैं, है ना। लिखिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, EAS। ठीक है, एक मैकेनिज्म है जो हम लोग को पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली ये रिएक्शन जो है ये मैकेनिज्म बेंजीन के लिए है, बेंजीन और उसके कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर समझा जाए कि देखो भाई, जैसे मान लो अपने पास बेंजीन है और इस बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड है, और अगर हम लोग कोई ऐसा कंपाउंड ले लें, ठीक है, EA टाइप का, या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये ड्यूरिंग द रिएक्शन E+ और A- में टूट जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल अपने को मालूम है कि किसी भी ऐसे कंपाउंड जिसके पास एक अनसैचुरेशन होता है, जिसके पास एक पाई बॉन्ड होता है, तो उसके साथ अगर हम लोग ऐसे रिएजेंट का रिएक्शन करा दें तो एक तरफ H+ आकर जुड़ जाता है और दूसरी तरफ ब्रोमीन आकर जुड़ जाता है, या उसका जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। क्या ये रिएक्शन पढ़े हम लोग, है ना। और इस तरह के रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम लोग नाम दिए थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर सेम हिसाब से देखा जाए, और वहाँ हम लोगों ने बात भी करी थी कि अगर किसी के पास अनसैचुरेशन है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है किसी मॉलिक्यूल के पास, और उसका किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करा दें तो वो रिएक्शन देता ही है ना। लेकिन बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड है, और अगर उसका रिएक्शन हम लोग इस तरह के रिएजेंट के साथ कराएं तो यहाँ पर इस तरह का प्रोडक्ट अगर आप सोचें कि बढ़िया तो है सर, E+ यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा और A- यहाँ जुड़ जाएगा, तो ऐसा कंपाउंड बनता हुआ नज़र आएगा, तो इसको भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलेंगे, है ना। लेकिन बेंजीन ऐसा रिएक्शन नहीं देता है ना। बेंजीन डू नॉट गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों भाई? ठीक है, ज़्यादातर लोगों को पता है इसका जवाब, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है और ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है बात सही है ना। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है और ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक की तरफ रिएक्शन जा रहा है, तो इस वजह से ये रिएक्शन बेंजीन नहीं देता है। इंस्टेड इसकी जगह बेंजीन जो रिएक्शन देता है, या ये बोला जाए कि बेंजीन का मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ना, मतलब जो रिएक्शन बेंजीन सबसे ज़्यादा फेवरेबली देता है, उसको बोला जाता है क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग EAS बोलते हैं, है ना। देखो, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अगर हम लोग इसकी बात करें तो सेम वैसा ही है कुछ। अगर ऐसा रिएजेंट हम लोग ले लें तो ये E+ यहाँ अटैक कर जाएगा, है ना। लेट अस से अगर हम लोग ऐसे बात करें, केवल रिएक्शन की बात करें, केवल हम लोग रिएक्शन की बात करें कि भाई मान लो हमने कोई इलेक्ट्रोफाइल ले लिया है और यहाँ पर H है, ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक कर जाता है और इस H को सब्स्टिट्यूट कर देता है, मतलब ये ऐसा ही है, और इसकी जगह पर E आ जाएगा और साथ में H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। समझ गए बात? तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस H को सब्स्टिट्यूट करके वहाँ पर कौन आ गया है? E आ गया है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल था, है ना। तो यहाँ पर H का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, जिसको कराया किसने? एक इलेक्ट्रोफाइल ने। तो ये रिएक्शन को अगर इन जनरल हम लोग को नाम रखना होता तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा
सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है H की पोजीशन को और उसकी जगह पर खुद एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर तैनात हो गया है क्या। लेकिन क्योंकि ये एक एरोमेटिक सिस्टम के थ्रू हो रहा है, एरोमेटिक सिस्टम में हो रहा है, तो इसी वजह से इसका नाम हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इस रिएक्शन के दौरान बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस नहीं होती है, तो ये रिएक्शन बहुत आसानी से बेंजीन दे देता है, ठीक है ना। तो यही रिएक्शन हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। बहुत आसान से रिएक्शन होते हैं, ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए, ठीक। लिख लिया अभी? ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का है ना एक जनरल मैकेनिज्म होता है। एक ही मैकेनिज्म, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, ठीक है। तो जनरल मैकेनिज्म समझ ले, है ना। देखो, किसी भी ES रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में 3 स्टेप होते हैं, है ना। स्टेप 1 होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये कि देखो, ऐसा तो नहीं है कि अगर मार्केट में आप जाओ और E+ मांगो तो सिर्फ E+ मिल जाए, ऐसा तो नहीं होगा। उसके साथ कोई नेगेटिव काउंटर पार्ट भी होगा, A- होगा। तो सबसे पहले स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन किया जाता है अलग अलग मेथड से। अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग मेथड से जनरेट होते हैं और यही अपने को बस पता होना चाहिए। इसके बाद के जो 2 स्टेप हैं वो सभी रिएक्शन, सभी ES मैकेनिज्म, सभी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली सेम होते हैं, ठीक है ना। तो बस अपने को जो चिंता करनी है वो इस बात की करनी है, बाकी दोनों क्या हैं, एग्जैक्टली सेम है। तो अब स्टेप 2 इसमें जो मैकेनिज्म का देखा जाए अगर, तो वो होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन, ठीक है। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन। देखो भाई, होता क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होकर आ गया है और अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पर अटैक करेगा, किसी एक कार्बन पर, इनमें से किसी पर भी। अगर बेंजीन है तो सारे कार्बन क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। अगर बेंजीन पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तब सारे कार्बन इक्विवेलेंट नहीं है ना। तो उस केस में समझो मेरी बात, मैं क्या बोला कि अगर बेंजीन है तो इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इनमें से किसी भी कार्बन पर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा होता तब ये पोजीशन ऑर्थो हो जाती, ये मेटा हो जाती, ये पैरा हो जाती, तब इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होगा, ये बात हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। फिलहाल हम लोग बेंजीन से एक जनरल मैकेनिज्म देख रहे हैं तो उसको देख लिया जाए, है ना। बेसिक बात पहले पढ़ा जाए, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें उसको देखा ही जाना है। तो देखो, इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस पर होगा तो ये पाई बॉन्ड इस पर टूट जाएगा और एक ऐसा इंटरमीडिएट बनता दिखाई देगा, प्लस यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आ गया, यहाँ पर H है, ठीक है। तो इसके ये एक इंटरमीडिएट बन गया, है ना। और इस इंटरमीडिएट का नाम है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या इसको बोला जाता है अरेनियम आयन, अरेनियम आयन, है ना। या इसको बोला जाता है ना वीलैंड इंटरमीडिएट, वीलैंड इंटरमीडिएट, या और भी नाम है ना, बेंजेनोनियम कैटाइन भी नाम है इसका, या साइक्लोपेंटाडाई इनाइल का कार्बोकैटाइन है ना। बहुत सारे नामों से ये जाना जाता है, लेकिन है ना जो मोस्ट कॉमनली यूज नेम है वो है एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एक है अरेनियम आयन, ठीक है। इन्हीं दोनों नाम से सबसे ज़्यादा जाना जाएगा।
अब देखो ये जो इंटरमीडिएट बना है ये एक इंटरमीडिएट एक कार्बोकैटायन है। एक बात तो सिंपल ये हो गई कि कार्बोकैटायन बना है ना, इंटरमीडिएट में ऐसा डायरेक्टली पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पर कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट नहीं होगा, है ना, मतलब जनरली हम लोग बात किए हैं कि जहाँ जहाँ कार्बोकैटायन बनता है वहाँ इंटरमीडिएट के बिना नहीं वहाँ पर हम लोग रीअरेंजमेंट के बिना नहीं सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर ये कार्बोकैटायन खुद ही हाईली स्टेबल है ना, इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि खुद ही ये 2-3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हाईली स्टेबल है। देखो ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा यहाँ पर, ये E और यहाँ H है ही, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा ऐसा। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ऐसा बनता दिखाई दे रहा है ना, जहाँ पे यहाँ और यहाँ ऐसा चार्ज आ जाएगा, E और H है, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर इसका हम लोग हाइब्रिड की बात करें तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखो कैसा दिखाई देगा। पाई बॉन्ड इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक डीलोकलाइज्ड है, ऐसा है, और प्लस चार्ज इस कार्बन और इस कार्बन पे आ रहा है, तो हम लोग रिंग पे ही ऐसा लिख देते हैं और यहाँ पर E और यहाँ पर H एज इट इज़ है। ठीक है, इसको ऐसा बनाया जाता है क्योंकि पाई बॉन्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक डीलोकलाइज्ड है, देखिए आप तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, और प्लस चार्ज इस कार्बन पे आ रहा है। तो आप चाहें तो पार्शियल पॉजिटिव यहाँ भी दिखा सकते हैं, या इन जनरल बीच में प्लस चार्ज दिखा देते हैं कि प्लस चार्ज भी इन्हीं पोजीशंस, है ना, पर डीलोकलाइज्ड है। समझ के बात? तो क्योंकि ये देखो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये हाईली स्टेबल इंटरमीडिएट है, इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर रीअरेंज हो जाएगा तो भी कोई खास स्टेबिलिटी गेन नहीं हो रही है। समझ के बात ना? तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं सोचते हम लोग, ये बात आप ध्यान रखोगे, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रीअरेंजमेंट हो जाने से हो सकता है एक और दिक्कत हो जाए। क्या? अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं क्यों सर, मान लीजिए हाइड्राइड शिफ्ट करा दें, यहाँ पर कुछ रेजोनेंस हो जाए तो बढ़िया है, अच्छा है, स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी है, जो बाकी कंपाउंड जहाँ पे रीअरेंजमेंट हम लोग बोलते हैं ना, कार्बोकैटायन बना तो हमेशा रीअरेंजमेंट सोचेंगे, जो वहाँ पर नहीं होती जो यहाँ पर है, वो बात ये है कि ये अभी नॉन एरोमेटिक इंटरमीडिएट है। देखो ध्यान से, इसके पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरूर हैं, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। ये कंपाउंड क्या था? एरोमेटिक था, है ना। तो ये इसमें गया है तो इसमें जाकर बहुत खुश नहीं है वो। क्यों भाई? क्योंकि एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक की तरफ आया। ये इंटरमीडिएट चाहता है कि वापस एरोमेटिक बन जाए, तो अगर शिफ्ट विफ्ट यहाँ पर करा दिए और फिर वो एरोमेटिक नहीं हो पाया, तब तो फिर ह्यूज लॉस हुआ इसको। बात समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट ये इंटरमीडिएट नहीं कराता है, क्योंकि इसको अभी वापस एरोमेटिसिटी चाहिए। समझ के बाद? तो इतना बात क्लियर हुआ। तो ये अपना पहला स्टेप है, जिसमें जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है जिसका रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन के अंदर है, इसको वापस एरोमेटिसिटी गेन करना है। इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या अरेनियम आयन बोलते हैं, या वीलैंड इंटरमीडिएट बोलते हैं, और ये कार्बोकैटायन है ना। इसका हाइब्रिड ऐसा दिखाई देता है, और यही वाला स्टेप इसका RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और होना भी चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि इसी में तो एरोमेटिसिटी लॉस हो रही है, तो ये ही प्रोसेस स्लो होगा, है ना। बेंजीन इसमें बहुत धीरे से कन्वर्ट होना चाहेगा, स्लोली कन्वर्ट होना चाहेगा, क्योंकि एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक इंटरमीडिएट की तरफ पहुंच रहे हैं। समझ के बाद? ठीक है, तो ये हो गया। बोलो सर होता ही क्यों है? तो भाई ठीक है, होता ही क्यों है क्या? क्योंकि अब एक सिग्मा बॉन्ड वापस ये एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा, है ना, तो फिर वापस एरोमेटिक हो जाने वाला है, और एक H हटकर इलेक्ट्रोफाइल आ गया है। तो एक रिएजेंट का असर है ये, कि एक रिएजेंट अगर आप बेंजीन में डाल दे रहे हो, तो अब रिएजेंट क्या है कि रिएक्ट करके इसको कुछ ना कुछ कंपाउंड में बदलना चाहता है, इस वजह से ये होता ही है। समझ के बाद? चलिए, तो इतना नोट कर लीजिए फटाफट। स्टेप 3 देखा जाए। हो गया भाई? क्लियर कर रहा हूँ मैं इसको।
आइए अब इसमें है स्टेप 3 जिसको बोला जाता है डीप्रोटोनेशन, या इसको बोला जाता है एरोमेटाइजेशन। ठीक है, डीप्रोटोनेशन या एरोमेटाइजेशन। ठीक है, देखो ये अपना इंटरमीडिएट अब बन चुका है, यहाँ प्लस चार्ज था, ऐसा ऐसा पाई बॉन्ड था, यहाँ E था, यहाँ H था। अब देखो जहाँ से भी E प्लस आया था वहाँ पर A माइनस तो रहा ही होगा, स्टार्टिंग में बात की है हम लोगों ने, सिर्फ E प्लस तो मिलेगा नहीं। तो अब ये जो A माइनस है, जब ये ऐसा बन गया तो अब ये A माइनस इस H प्लस को बाहर कर लेता है, मतलब H को प्लस बनाकर बाहर करता है। तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा बताओ? अगर ये H प्लस के फॉर्म में बाहर गया तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, और इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, और इस पे आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे। इसी को हम लोग एक लाइन में दिखाते हैं कि यहाँ से ये H प्लस खींचा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ गया, और ये वापस से क्या हो गया है, एरोमेटाइज हो गया है। ठीक है, तो क्योंकि बेंजीन को वापस एरोमेटिसिटी मिल रही है इसीलिए ये इस रिएक्शन को प्रोसीड करता है। समझ रहे हैं इतनी बात, है ना? और क्योंकि पहला वाला स्टेप था RDS, तो ये वाला स्टेप हो जाएगा फास्ट। क्लियर हुआ इतना, है ना? तो पहला RDS स्टेप है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, और सेकेंड स्टेप में जो थर्ड स्टेप है इवेंचुअली वो है कि A माइनस जो कॉन्जुगेट बेस होगा E प्लस का, जो काउंटर पार्ट होगा वो इस H प्लस को बाहर कर लेगा, और ये वापस एरोमेटाइज हो जा रहा है, इसलिए इसका नाम एरोमेटाइजेशन भी बोलते हैं या डीप्रोटोनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि H प्लस का यहाँ से लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्टेप नंबर 3। ठीक, तो इसको फटाफट नोट कर लो, और इसमें थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया जाए ज़रा। लिख लिया सबने? तो कैरेक्टरिस्टिक अगर इसका हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले रेट लॉ लिखा जाए तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या, बेंजीन, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ कौन, इलेक्ट्रोफाइल। यही ना होगा, मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, 1 ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बेंजीन एंड 1 ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफाइल, और मॉलिक्यूलरिटी भी क्या हो जाएगी भाई, इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी हो जाएगी 2। कहानी आई समझ में? देखो RDS याद करो, उसमें बेंजीन रहता है और उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, नहीं? तो अगर बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है और वही RDS है तो इन्हीं दोनों पर रेट लॉ डिपेंड करेगा, और यही अपना इसका रेट लॉ हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए भाई, तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी 2 है। अब अगर इसका हम लोग एनर्जी प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, एनर्जी प्रोफाइल कैसा दिखाई देगा जरा बताओ तो, एक बार ट्राई करिए। एनर्जी प्रोफाइल हम लोग खूब बना चुके हैं और बना लेंगे आप। रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है? पहले भी बात की हम लोग कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोई भी ऐसा पैरामीटर, कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेट जिससे रिएक्शन के होने का पता चलता है, वो चाहे बॉन्ड लेंथ हो, है ना, वो चाहे स्मेल हो, वो चाहे कलर हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एनर्जी प्रोफाइल एक बार सब लोग ट्राई करो। पहला RDS था, दूसरा फास्ट था ना। चलो एक बार ट्राई कीजिए तो फिर मैं बनाऊं। हो गया? देखो, तो यहाँ पर बेंजीन ले लेते थे हम लोग रिएक्टेंट में, और इलेक्ट्रोफाइल होता है, और पहला स्टेप होता है RDS। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन चुका है अपना H और E, और दूसरा स्टेप होता है फास्ट। क्या? तो ये इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है ना। ये एक ट्रांजिशन स्टेट है ना, जिसमें इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा होगा भाई, ज़रा बताओ मुझे। तो ये वाला पाई बॉन्ड टूट रहा होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का बॉन्ड बन रहा होगा, H ऐसे रहा होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो रहा होगा, और सेकेंड वाले में इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या कहानी होगी जरा सब बताओ तो। इसमें फिर से पाई बॉन्ड बन रहा होगा, ये दोनों ऐसा ही है, ये इलेक्ट्रोफाइल का बॉन्ड बन चुका है और H का बॉन्ड टूट रहा होगा, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा होगा। बोलो तो
है ना, पॉजिटिव से यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का बॉन्ड देखो, ये सही से बनाना है ना, ये बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड के बनने की वजह से ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और इस पे पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, इसलिए उस पर पार्शियल पॉजिटिव है। सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट में इस H+ को निकाला जा रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज था अब वो ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म होने लग रहा है, इसलिए इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रांजिशन स्टेट्स भी कैसे दिखाई देंगे वो भी हम लोग समझ में आ गया। ठीक है, ये जो एनर्जी है प्रोडक्ट की और ये रिएक्टेंट की, मैंने जो बनाया है वो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक बनाया है, अगर आप देखो ध्यान से, इसका एनर्जी ऊपर है, इसका नीचे है, लेकिन ये ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है ना, ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये नीचे होगा तभी ये रिएक्शन होगा, नहीं ऐसा नहीं है, एंडोथर्मिक में भी ये रिएक्शन हो सकता है, तो ये कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसको लेकर परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए एनर्जी प्रोफाइल समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट, आप बताओ, मैं पूछ रहा हूँ, ये बना लिया होगा सब लोगों ने, है ना, बताओ अगर मैं बोलूँ कि ये जो ES रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ES रिएक्शन शोज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट और नॉट, और काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है ये बता चुका हूँ मैं आपको, है ना। अगर आपको डाउट हो कि क्या होता है तो आप वीडियो पॉज करिए, है ना, क्योंकि मेरे बताने से पहले बनी बनाई बात नहीं मिलना चाहिए, आप एक बार हंट करो, ढूंढो, है ना, आप कहाँ किए हो, क्योंकि पढ़े हो। अब वीडियो पॉज करो, आप E2 मैकेनिज़्म में जाओ, जब हम लोग एल्कीन्स में E2 मैकेनिज़्म पढ़ रहे थे वहाँ पर हम लोगों ने ये बात करी हुई है। ठीक है, एक बार चेक करके वापस आइए, फिर बताइए कि भाई यहाँ पर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर हम लोगों ने C6H6 ले लिया तो, है ना, कोई रेट, C6H6 मतलब बेंजीन ले लिया तो कुछ रेट हुआ इस रिएक्शन का, इसकी जगह पर हमने C6D6 ले लिया, बेंजीन की जगह पर हमने हर H को हटा के उसको D कर दिया, या हमने मान लो C6T6 कर दिया, D भी हटा के T कर दिया, मतलब बेंजीन के सारे H हटाकर हम लोगों ने, मतलब ये सारे H जो यहाँ पर थे ना, इसकी जगह पर अब हम लोगों ने D रख दिया है, और तीसरी बार हम लोगों ने T रख दिया है। तो जो इसके साथ रेट होगा तो उसके कंपैरिजन में इसका और इसका रेट कम होगा या ज़्यादा होगा या सेम होगा, क्या बात होगी ये आपको बताना है। ठीक है, सोच लिया, चलो इन तीनों का रेट बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि जिसमें ये H+ निकल रहा है जिस वाले स्टेप में, ये फास्ट है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है। RDS ये वाला है, समझ रहे बात, मतलब ये चढ़ाई जो है ये RDS है और ये चढ़ाई फास्ट है। तो अगर मान लो मैं इस H को हटाकर D कर देता हूँ तो यहाँ से एनर्जी प्रोफाइल ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। आ रही है बात समझ में ना? तो अगर थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, H हटा के D लगा देंगे, है ना। कुछ लोगों को डाउट होगा सर बढ़ेगी क्यों, है ना। तो जागो, CH बॉन्ड से CD बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो उसको टूटने में ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा ना, और CT बॉन्ड और स्ट्रांग होता है इसलिए उसको और ज़्यादा एनर्जी लगाना होगा। तो क्योंकि RDS पहला स्टेप है ना, पहला ही बेंजीन से जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो 1 घंटे में एक बन रहा है मान लीजिए, और दूसरे को होने में 5 मिनट लग रहा है। अब अगर मैं H की जगह पर D लगा दूं तो 5 की जगह पर 10 मिनट उसको लगने लगा, लेकिन बेंजीन से बेंजीनोनियम आयन मतलब सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है वो 1 घंटे में बन रहा है। तो क्या जल्दी बनने लगेगा? नहीं, अभी भी बात किस पर डिपेंड करेगी, पहला स्टेप ही स्लो है ना, समझ गए बात। तो इस वजह से, क्योंकि अगर हम लोग इन तीनों को, है ना, रिप्लेस कर दें, H को D से, D को T से, तो रेट सेम रहेगा। मतलब ES रिएक्शन डू नॉट शो
काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लिखिए, है ना। देखिए ES रिएक्शन डू नॉट शो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, हो गया। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है 2 जगह पर, है ना। वो क्यों है जब वो पढ़ेंगे तो बताएंगे। एक्सेप्शन है एक सल्फोनेशन के केस में, जब हम लोग बेंजीन का सल्फोनेशन करते हैं, और दूसरा जब हम लोग बेंजीन का आयोडीनेशन करते हैं, ठीक है। सल्फोनेशन और आयोडीनेशन को छोड़कर हर जगह आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लगेगा। सल्फोनेशन और आयोडीनेशन में जो रेट हो जाएगा, है ना, वो हो जाएगा C6H6 का सबसे ज़्यादा, फिर हो जाएगा C6D6 का, और सबसे कम हो जाएगा C6T6 का। मतलब ये आइसोटोपिक इफेक्ट, मतलब ये आइसोटोपिक इफेक्ट शो करता है। समझ गए बात। द सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन shows primary kinetic isotopic effect while other electrophilic aromatic substitutions do not। ठीक है, क्लियर हुआ बात, नोट कर लीजिए इसको। बस यही मैकेनिज्म है इसका और इतनी ही बातें हैं, ठीक है। बाकी अब जो हम लोगों को बात करनी है ES में, वो बात करनी है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पर, ठीक है। चलो बढ़े आगे, इतना लिख लिया होगा सबने। लिखिए हाँ, अब एक एक करके रिएक्शंस पढ़ा जाए। सबसे पहले ES रिएक्शन में नाइट्रेशन, मतलब बेंजीन का नाइट्रेशन करा रहे हैं, और बेंजीन का नाइट्रेशन मतलब हम लोग यहाँ पर रिएजेंट ले लेते हैं HNO3 और प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। और इसके रिएक्शन से यहाँ पर H हटकर कौन सा ग्रुप आ जाता है, NO2 ग्रुप आ जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रेशन, है ना, NO2 का जुड़ जाने को, और इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, है ना। दिस इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक है। तो देखो इसमें स्टेप 2 और 3 अब मैं नहीं बताऊंगा। स्टेप 2 एंड 3 आर एग्जैक्टली सेम जो जनरल मैकेनिज्म में पढ़े हम लोग। बस हम लोग को बात करनी है किसकी, स्टेप 1 की, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें स्टेप 1 मैकेनिज्म के, स्टेप 1 की मतलब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कैसे NO2 प्लस यहाँ से जनरेट होगा, बस यही अपने को देखना है, ठीक है। और इस पर सवाल भी पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का सबको स्ट्रक्चर मालूम ही है, सल्फ्यूरिक एसिड का सबको स्ट्रक्चर मालूम ही है। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड होता है स्ट्रॉन्ग, तो वो यहाँ से H+ इस ऑक्सीजन पर ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब ये बात ध्यान से समझिए कि ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और पूछा जाता है कि नाइट्रेटिक मिक्सचर या इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज, है ना। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये H+ दे रहा है और ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है। तो H+ को एक्सेप्ट करने वाले बेस कहलाते हैं। अब आप सोचो सर ये तो एसिड है, भाई एसिड और बेस रिलेटिव टर्म होता है, समझ के बात ना। इससे स्ट्रॉन्गर एसिड जो है वो मीडियम में है, तो ये इसको H+ पहुंचा देगा, ठीक है। अगर इससे वीकर होता तो ये इसको H+ दे देता, तो वो एसिड हो जाता और इधर वाला बेस हो जाता, समझ गए ना बात। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर ये H+ एक्सेप्ट करता है तो ये बेस है। H+ एक्सेप्ट करने के बाद
अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ ऐसी कहानी दिखाई देगी जिसमें ये एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप मुझे दिखाई दे रहा है, HSO4- है क्या, ये लीविंग ग्रुप बहुत अच्छा है, तो यहाँ से ये है ना बाहर निकल जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर, क्योंकि ये वाटर है। तो यहाँ से मिल गया अपने को NO2+ और साथ में मिल गया है वाटर। कंसंट्रेटेड H2SO4 है, मतलब ढेर सारा H2SO4 होगा, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि वाटर निकला है, ये भी बेसिक है इसके आगे, तो ये इसको फिर से H+ दे देगा, क्योंकि वाटर निकला है एज है ना लीविंग ग्रुप, और ये भी बेसिक हो जाएगा H2SO4 के आगे, तो ये इसको फिर से H+ दे देगा। तो फाइनली अगर सब स्पीशीज़ को देख कर लिखें हम लोग, तो अपने को मिल चुका है NO2+, जो कि यहाँ पर एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अपने को मिल गया है H3O+, और मिल गया है HSO4- और एक HSO4- पहले से था, तो 2HSO4- ये मिल गया है। समझ गए बात ना। तो ये मिल गया है, टोटल 4 मॉलिक्यूल मिले हैं, लेकिन इसका जो वैन टॉप फैक्टर होता है वो एक्सपेरिमेंटली 3.8 होता है, और ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है ना। वैन टॉप फैक्टर फॉर नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज़ 3.8, एक इन्फॉर्मेटिव पॉइंट है ना, लेकिन ठीक है कॉपी पे लिख लेंगे तो कुछ है ना तो ज़्यादा जगह ना ज़्यादा रिफिल, दोनों खर्चा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है, समझ गए। अब इससे बन गया अपना इलेक्ट्रोफाइल। अब सेकेंड स्टेप में ये बेंजीन पर अटैक कर जाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। लास्ट स्टेप में HSO4-, मैंने बोला था ना कि जो A- वाला पार्ट होगा, जहाँ से भी ये बनेगा तो कुछ ना कुछ A- छोड़कर ही जाएगा, है ना। तो वो जो HSO4- वाला पार्ट है वो इस H+ को बाहर करके वापस एरोमेटिक बना देगा। मतलब मैं अगर लास्ट स्टेप सिर्फ यहाँ पे लिखूँ, है ना, स्टेप 3 अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, वो थोड़ा सा ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि कुछ बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये HSO4- इस H+ को खींच लेगा और यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ आकर बन जाएगा, और यहाँ पर NO2 जुड़ गया है और H2SO4 बन गया है। अब कुछ लोग दिक्कत ये होगी कि सर ये H इतना एसिडिक है क्या कि इसको HSO4- बाहर खींच ले रहा है ना। उसकी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत एसिडिक है। क्यों? क्योंकि अगर ये H+ निकल जा रहा है तो बेंजीन बन जा रहा है, इससे ज़्यादा स्टेबल क्या पाओगे, समझ रहे बात ना, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड बन जा रहा है। और प्लस इसलिए भी खींच रहा है कि ऐसे तो ये रहेगा ही नहीं ना, ये तो इंटरमीडिएट है, तो इसको जाना ही है प्रोडक्ट में। तो कोई भी एक निगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ यहाँ से H+ को बाहर कर सकता था, पहली बात। दूसरी बात कि ये H+ इसलिए भी एसिडिक ज़्यादा है कि भाई यहाँ पर वापस एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। क्लियर हुआ ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। कोई भी निगेटिव यहाँ पर स्पीशीज़ होता, कोई भी नेगेटिव स्पीशीज़ होता तो वो इस H+ को बाहर कर ही लेता, क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट है और यहाँ पर रिएक्शन रुकने वाला नहीं है। और दूसरा रास्ता भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा रास्ता कौन सा, कि सर ये प्लस है और ये माइनस है, तो यही आके यहाँ क्यों नहीं जुड़ गया, तो फिर तो घूम फिर के बात वही होगी, फिर तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया ना वो, तो उसमें भी एरोमेटिसिटी नहीं मिली। तो इस वजह से ये भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि ये इससे अटैक कर जाए, है ना, और ये इसका ही H+ लेकर जाने वाला है। समझ गए। तो ये सवाल आपके मन में अगर बार बार आता है तो ठहर के सोचिए, है ना, कि नहीं क्यों ऐसा लिख दिया गया है, ठीक है, खुद से एनालाइज करो। क्लियर बात। चलो तो नोट कर लो इसको जल्दी से। ये इसका स्टेप 1 है, स्टेप 2 जानते हो आप, स्टेप 3 हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है। पॉज करके कर लीजिए फटाफट। हो गया भाई, आओ।
देखो अच्छा, इसी में अदर नाइट्रेटिंग जो मोस्ट कॉमन नाइट्रेटिंग एजेंट है उसको लेकर हम लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ लिया, HNO3 और H2SO4 है ना। अब हम लोग इसमें और भी नाइट्रेटिंग एजेंट दे देता है ना, जैसे सिर्फ आपको कंसनट्रेटेड HNO3 भी दे देता है। तो कंसनट्रेटेड HNO3 है तो बेसिकली ये यहाँ से अगर हाईली कॉन्सनट्रेटेड HNO3 होगा तो आपको पता होगा कि ये उसका एनहाइड्राइड के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। HNO3 से एनहाइड्राइड, और N2O5 HNO3 का एनहाइड्राइड है और ये इस तरह का एक और इक्विलिब्रियम बना लेता है, NO2 प्लस और NO3 माइनस, ठीक है। तो यहाँ से अपने को इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है। तो अगर सिर्फ कंसनट्रेटेड HNO3 है तो भी अपने पास ये इलेक्ट्रोफाइल मिल सकता है, ठीक है। या अगर N2O5 ही केवल लिख दिया है इन CCl4, एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट है, तो ये भी इस तरह का है ना इक्विलिब्रियम बनाया रहता है, NO2 प्लस और NO3 माइनस। या अगर अपने पास NO2F है और प्लस साथ में लुईस एसिड BF3 है, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट करके है ना, यहाँ पर भी NO2 प्लस और BF4 माइनस, ये ऐसा इलेक्ट्रोफाइल बना लेता है। मतलब आपको ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी दिए रह सकते हैं, है ना, सिर्फ कंसनट्रेटेड HNO3 या N2O5 या NO2F इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड BF3। ये यहाँ से कैसे ये बना, इस पे हम लोग हैलोजनेशन अभी पढ़ेंगे तो और वहीं पे डिस्कस कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, पॉज करके कर लीजिए, और इसके बाद लिख लिया होगा। अब लिखो अब दूसरा रिएक्शन लिखो जल्दी जल्दी, हैलोजनेशन। अब कुछ नया नहीं है, बस अब रिपीटिशन है। हैलोजनेशन मतलब क्या होता है कि बेंजीन ले लिया और इसमें अगर हम लोग हैलोजन डाल दें, हाँ एक चीज़ और, बेंजीन ले लिया और इसमें अगर हम लोग हैलोजन डाल दें, तो अगर हम लोग ये सोचें कि यहाँ पे बड़े मज़े से आके हैलोजन जुड़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मतलब अगर आप याद करें तो एल्कीन या एल्काइन में जस्ट इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं उसमें सिर्फ CCl2 CCl4 में अगर हम लोग हैलोजन डाल देते थे, एल्कीन में Br2 इन CCl4 डाल देते थे तो जुड़ जाता था, जाके रेडिली रिएक्ट करता था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हैलोजन अगर बेंजीन में डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होना है, इस बार सब्स्टिट्यूशन होना है। और सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल का होना ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का, तो वो हैलोजन से पहले बनाना पड़ता है, ठीक है। तो बेंजीन का डायरेक्ट हैलोजनेशन इज़ नॉट पॉसिबल विथ बेंजीन, है ना, अनलेस हम लोग क्या करते हैं, कोई लुईस एसिड ले लेते हैं, जैसे हैलोजन ले लिए और साथ में ले लिए हम लोग AlCl3, एक लुईस एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हैलोजनेशन आसानी से हो जाता है। समझ में आ रही बात? ये भी लिया जा सकता है, या हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, या हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ अदर लुईस एसिड, जैसे X2 इन प्रेजेंस ऑफ FeX3। ये एक दूसरा लुईस एसिड है, ये एक दूसरा लुईस एसिड है, कोई एक लुईस एसिड चाहिए आपको, है ना। Fe+3 है, इसके पास D ऑर्बिटल्स खाली हैं, आगे के P ऑर्बिटल्स खाली हैं, है ना, S ऑर्बिटल्स खाली हैं, तो ये भी क्या है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये भी लुईस एसिड है। या अगर हम लोग ले लें X2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe, सिर्फ FeX2 भी लिखा है तो भी ये एक ऐसा समझेंगे हम लोग कि पहले ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, FeX3, है ना। तो FeX3 इन दोनों के रिएक्शन से बन गया, और X2 अलग से पढ़ा ही है
तो Fe(X3) और X2 मतलब यही वाला मिक्सचर हो गया है। समझे मेरी बात? मतलब ये मोस्ट कॉमन है, ये भी दिया रह सकता है, या सिंपली Fe(X2) दिया रह सकता है, या हाइपोहेलस एसिड दिया रह सकता है, HOX इन प्रेजेंस ऑफ H+। याद है ना, हाइपोहेलस एसिड HOX इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो यहाँ पर ये लुईस बेस हो गया, ये H+ इस पर अटैक कर जाता है। एसिडिक मीडियम में HOX इस तरह से टूट जाता है। फिर से ये एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया, देखो ध्यान से। फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर से मिलेगा अपने को X+ + H2। बोलो भाई। तो अगर हम लोग को हैलोजनेशन कराना है तो हम लोग डायरेक्ट हैलोजन डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सम लुईस एसिड AlCl3 या Fe(X3) या Fe(X2) ले ले, या हाइपोहेलस एसिड एसिडिक मीडियम में ले ले, तो भी वो X+ इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है। यहाँ से कैसे या यहाँ से कैसे प्रोड्यूस होगा वही हम लोग को समझना है, और वो भी समझा देते हैं। ठीक है, उससे पहले एरो पर अगर ऐसा लिखा है तब तो ठीक ही है, लेकिन अगर एरो पर मान लो यहाँ पर एनहाइड्रस लिखा हुआ है, एनहाइड्रस AlCl3, तो एनहाइड्रस का मतलब क्या? एनहाइड्रस का मतलब कि यहाँ पर वाटर बिल्कुल भी नहीं है ना। तो मतलब सेम ही है कि अगर हम लोग वाटर ले लेंगे तो वाटर और AlCl3 का ही रिएक्शन आपस में हो जाएगा ना। एनहाइड्रस मतलब वाटर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा। ठीक है, चलो तो इसका स्टेप 1 देख लिया जाए, स्टेप 2 और स्टेप 3 की बात करते हैं। तो अगर इसमें हम लोग स्टेप 1 की बात करें तो देखो, जैसे मान लो हम लोगों ने ले लिया Cl2 और साथ में ले लिया है AlCl3। तो AlCl3 के पास है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, ये एक लुईस एसिड है, और इसके पास है लोन पेयर्स। तो ये किसकी तरह काम करेंगे भाई? क्लोरीन किसकी तरह काम करेंगे? लुईस बेस की तरह काम करेंगे, है ना। अब यहाँ पर क्योंकि ये लुईस बेस है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लुईस एसिड ये वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें कोऑर्डिनेट कर देगा, और यहाँ पे बन जाएगा Cl+ और साथ में AlCl3-। फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ से इस तरह से टूट जाता है ना। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बाहर हो जाता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बाहर गया है तो ये क्लोरीन प्लस हो जाएगा, और साथ में AlCl4- आ जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा तो इस क्लोरीन पर चार्ज नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव पहले है, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, इस पर नेगेटिव है, वो नेगेटिव यहाँ पर आ गया है। तो ये Cl+ एज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है, और अब ये बेंजीन पर अटैक कर जाएगा। ठीक है, चलो बेंजीन पर अटैक कर दिया। अब अगर हम लोग सीधा स्टेप 3 की बात करें, है ना, तो स्टेप 3 क्या हो जाएगा? यहाँ पर Cl आ चुका है, यहाँ पर H है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, ये आ चुका है, और अब जो ये AlCl4- है, ये इस H+ को बाहर कर लेगा, ये वाला बॉन्ड वापस यहाँ बना लेता है, बन गया यहाँ पर पाई बॉन्ड, और यहाँ पर Cl आ चुका है, प्लस AlCl3 और साथ में HCl। ये जो माइनस चार्ज ये H+ खींचा, वहाँ से HCl बाहर हो जाएगा, और AlCl3 वापस रीजनरेट हो जाएगा। AlCl3 वापस रीजनरेट हो गया, वापस मिल गया। मतलब अगर कोई पूछे कि AlCl3 इज एक्टिंग एज, तो क्या बोलोगे? रिएक्टेंट या कैटलिस्ट? तो कैटलिस्ट है AlCl3 ना, क्योंकि ये वापस रिएक्शन के बाद मिल जा रहा है अपने को। ठीक है, तो अगर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ AlCl3 भी आप डाल दो तो भी रिएक्शन होता रहेगा, क्योंकि हर बार रिएक्शन के बाद ये फिर से जनरेट हो जाएगा, ये ख़त्म हो नहीं रहा। बस आपको ऊपर से एक्स्ट्रा क्या डालना होगा? आपको हैलोजन डालना होगा रिएक्शन कराते रहने के लिए। बोलो, क्लियर हुआ बात इतना सबको? चलो ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर, अच्छा अब ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब वो भी समझ में आ गया होगा कि NO2F और BF3 से कैसे NO2+ निकल रहा था। मैं चाहूँ तो नीचे लिख भी दूँ, देखो NO2F + BF3 सेम तरह का
कोऑर्डिनेशन होगा, ये यहाँ से बाहर चला जाएगा, NO2 प्लस और साथ में बन जाएगा BF4 माइनस। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर जो लास्ट में लिखे थे हम लोग, इस तरह से बनेगा। जैसे यहाँ पर बना है कि ये कोऑर्डिनेट किया है, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट गया है, देखो ध्यान से, ये क्लोरीन प्लस के फॉर्म में मिला है। उसी तरह से फ्लोरीन कोऑर्डिनेट कर देगा BF4 माइनस और ये बॉन्ड टूट जाएगा, NO2 प्लस यहाँ पे मिल जाएगा। बोलो क्लियर? एक बात और यहाँ पर, वो ये कि यहाँ पर अभी तो आप कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा, कुछ लोगों के दिमाग में नहीं आया होगा। अभी तो ये क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल को हम लोग लुईस बेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। और अगर यही एल्कीन के साथ Cl2 लिखा होता था, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो वहाँ पर एल्कीन को न्यूक्लियोफाइल और Cl2 को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल लेते थे, मतलब लुईस एसिड लेते थे, है ना। इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड लगभग सेम बात है, बात किया है मैंने, है ना। तो वहाँ पर एल्कीन के साथ ये इलेक्ट्रोफाइल था और इस AlCl3 के साथ ये लुईस बेस हो गया, मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। ऐसा कैसे हो गया, है ना। तो सेम बात, फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा जो अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि एसिड्स एंड बेसेस आर रिलेटिव टर्म। अगर क्लोरीन को, क्लोरीन दोनों है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल भी है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, d ऑर्बिटल्स वेकेंट होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल भी है। अब सवाल ये है कि ये एक्ट कैसे करेगा, है ना। तो ये बात डिपेंड करती है कि इस किससे रिएक्ट कर रहा है। अगर रिएक्टिंग स्पीशीज़ इससे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर जाएगा, और अगर रिएक्टिंग स्पीशीज़ इससे वीकर इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर जाएगा। समझे बात ना। तो ये बात यहाँ पर समझना होता है, ठीक है। तो क्लोरीन कैन एक्ट, या इन जनरल हैलोजेंस कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल बोथ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो, तो ये समझ में आ गई बात सबको, है ना। उसी तरह से FeX3 के साथ मैकेनिज्म है, X प्लस निकलेगा, उसी तरह से ये भी है X प्लस निकलेगा। यहाँ पर तो दिख ही रहा है कि X प्लस कैसे निकल रहा है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, इसमें एक पॉइंट नीचे लिखो, नोट करके नीचे लिखा जाए। अच्छा, इन सब मैकेनिज्म्स में जो अभी हम लोग कर रहे हैं, इसमें जो स्टेप 2 है वही RDS है और स्टेप 3 फास्ट है, ठीक है। इसमें नोट करके पॉइंट लिखो, लिखिए फ्लोरीनेशन is explosive. Fluorination is explosive while iodination is reversible. Fluorination is explosive while iodination is reversible. ठीक है, मतलब अगर हम लोग बेंजीन के साथ फ्लोरिनेशन कराएंगे तो ये एक्सप्लोजिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है। बहुत तेज़ी से रिएक्ट होने के साथ साथ इसका रेट भी बहुत फास्ट होता है ना, और बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इस वजह से फ्लोरिनेशन जो है वो एक्सप्लोजिव होता है, इसलिए हम लोग नहीं कराते हैं या नहीं कराना चाहते हैं, है ना। कौन ऐसा एक्सप्लोजिव रिएक्शन कौन कराना चाहता है ना, कि लैब में गए और नहीं आज तो करा के छोड़ेंगे, है ना, बेंजीन डाला, फ्लोरीन डाला, भाग लिए। तो ऐसा, है ना, तभी हो सकता है जब आप भाग लो वहाँ से, नहीं तो कोई एक्सप्लोजिव नहीं कराना चाहता है। वाइल आयोडिनेशन इज क्या, आयोडिनेशन इज रिवर्सिबल, है ना, आयोडिनेशन इज रिवर्सिबल। देखो क्यों रिवर्सिबल है, इसकी दो वजहें हैं, है ना। मान लो अगर हम लोग I2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ले लिए,
तो यहाँ पर बन जाएगा I और साथ में आ जाएगा HI, बनता है ना, वहाँ पे HCl बना था। तो HI तो अपना रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पता है अपने को, और ये है एराइल हैलाइड। तो HI इन रेड फॉस्फोरस पढ़े थे ना, वो एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, बहुत सारों को रिड्यूस करता था। तो एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड भी था उसमें से। तो HI एक रिड्यूसिंग एजेंट बना और साथ में एराइल हैलाइड है, तो इसको ये वापस रिड्यूस करके वापस इसमें कन्वर्ट कर देगा बेंजीन में। समझ में आई ना बात? तो इस वजह से आयोडीन इज रिवर्सिबल, ठीक है। और साथ ही साथ आयोडीन के साथ है ना, फॉर I2 जो रेट होगा वो C6H6 के लिए सबसे ज़्यादा होता है, फिर C6D6 के लिए होता है, और फिर C6T6 के लिए होता है। इधर से इधर जो होता है वो रेट बढ़ने लगता है। समझ के बाद उसका पॉसिबल वजह जो है वो ये है कि भाई ये जो अपना ऐसा पहला वाला स्टेप था और दूसरा ऐसा था, आयोडीनेशन के केस में है ना, ये वाला जो होता है ये वाला भी काफ़ी ऊपर से जाता है ना। मतलब जो सेकेंड स्टेप है जो फास्ट होता है आयोडीनेशन के लिए, वो वाला भी क्या हो जाता है, वो बहुत ऊपर से ही जाता है। मतलब इसका भी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तो कार्बन आयोडीन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग नहीं होता है ना, मतलब उससे बहुत एनर्जी रिलीज़ नहीं होती। दूसरी वजह ये है कि आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो उस जगह पर अटैक करने के लिए है ना, जहाँ पर वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस वहाँ पर थोड़ा बहुत हिंड्रेंस की वजह से इसका जो रेट होता है वो बहुत घट जाता है, ठीक है ना। इतनी बात समझेंगे तो यहाँ पर आयोडीनेशन के लिए आइसोटोपिक इफेक्ट वैलिड है ना, क्योंकि सेकेंड स्टेप भी इसमें स्लो हो जाता है। तो इस वजह से H को अगर D से रिप्लेस कर दें तो वहाँ पर फ़र्क पड़ने लगता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर लिखो, तीसरा रिएक्शन लिखा जाए सल्फोनेशन, ठीक है। और ये आप ध्यान रखेंगे कि सल्फोनेशन जो होता है ना वो रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो मतलब जितने जो ES रिवर्सिबल हैं वही ES में आइसोटोपिक इफेक्ट है। एक आयोडीनेशन रिवर्सिबल है और एक सल्फोनेशन भी रिवर्सिबल है, ठीक है। बाकी कोई भी ES रिएक्शन इन जनरल रिवर्सिबल नहीं होता, केवल यही दोनों रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो सल्फोनेशन कैसे कराया जाता है, बेंजीन ले लिया और या तो ओलियम ले लिया जाता है। ओलियम जानते हैं सब लोग, ओलियम होता है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और प्लस SO3, और ओलियम इसका मिक्सचर है और ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। एक तो ये है, या सिंपली अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 भी लिखा हुआ है एरो पर, यहाँ पर ओलियम लिखा है तब तो अच्छी बात है, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा है तो भी यहाँ पर SO3H ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा बना दिया जाए S डबल बॉन्ड O OH और साथ में बन जाता है वाटर। और सारे ES में से एक सल्फोनेशन और एक आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है, ठीक है। यहाँ पर इसलिए रिवर्सिबल नहीं होता है कि ये है ना इसको रिड्यूस कर दे रहा है, इसलिए नहीं होता, इसका नेचर ही रिवर्सिबल होता है, ये रिएक्शन ही रिवर्सिबल है, ठीक है ना। तो चलो, तो ओलियम अगर दिया है तो इलेक्ट्रोफाइल SO3 है अपने पास पहले से है, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया है तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ज़रा देख लिया जाए, हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 लेकर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल देख लेते हैं, उसके बाद सेकेंड और थर्ड स्टेप तो जानते ही हैं हम लोग, तो फटाफट इसको भी देख लिया जाए, है ना। देखो क्या होता है। अच्छा, इसको मैं मिटा देता हूँ, पहले इसको नोट कर लो, फिर एक साथ सारा मैकेनिज्म हम लोग लिख लेते हैं।
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहा हूँ। देखो, तो अगर हम लोग मैकेनिज़्म की बात करें इसमें, तो स्टेप 1 में H2SO4 का स्ट्रक्चर सब लोग जानते हो, ऐसा होगा क्या, इसमें एक H+ दूसरे ऑक्सीजन पर अटैक कर जाता है, मतलब एक मॉलिक्यूल इसका बेस की तरह और दूसरा मॉलिक्यूल एसिड की तरह काम करता है, ठीक है। और इस स्टेप को पहले मैं पूरा कर लूँ फिर बात करता हूँ ना। यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन होगा, एक बन जाएगा, देखो क्या, HOS डबल बॉन्ड O OH2+, और ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, है ना। ये यहाँ से बाहर चला जाएगा, बाहर जाने के बाद ये बन जाएगा S डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पर लोन पेयर है, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये बैक बॉन्डिंग कर जाएगा ऑक्सीजन का लोन पेयर, है ना। बैक बॉन्डिंग करके ये HO डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O इस पर प्लस आ जाएगा, ये बैक बॉन्डिंग कर दिया है तो, और फिर प्लस यहाँ पर, है ना, HSO4- भी बन जाएगा, और यहाँ पर जो H2O बाहर गया है वो H2O इस H+ यहाँ से खींच लेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, देखो, S डबल बॉन्ड O, और साथ में ये बन जाएगा H3O+, ठीक है। तो अपने को मिला HSO4- SO3 और H3O+, और यही अपना यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है जो कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। आप याद करिए, एक बार हमने बात करी है कि अगर कोई एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होता है, तो वो इस पाई बॉन्ड को उस पर शिफ्ट करके अपने ऊपर एक ऑर्बिटल खाली कर सकता है, इसलिए वो भी इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जैसे CO2 था वैसे ही ये है, क्लियर है ना। तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना कि क्यों इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ये सल्फ़र अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से पाई बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, तो ज़रूरत पड़ने पर ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर लेगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, इस तरह से बनेगा। सेकेंड स्टेप में, अच्छा ये बात मैं बता दूँ, देखो ये कैसे हुआ सर, एक एसिड दूसरे एसिड, सेम एसिड को कैसे H+ दे सकता है ना। ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर का नाम सुने हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े हैं, पढ़े हैं ना, कि वाटर से रिएक्ट करके H3+ और OH- बनाता है, Kw10⁻⁻14, याद आ रही है बात। तो इसमें कैसे हो गया था वो बात, अरे सर वो तो फिजिकल का था, नहीं, यही बात किसी भी सेल्फ जो भी प्रोटॉनिक लिक्विड होते हैं, जिनके पास भी H+ डोनेट करने के लिए हो सकता है, उन सब जगहों पर ये चीज़ होती है। अमोनिया लिक्विड में भी होती है, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, कंसनट्रेटेड HNO3 भी ले लोगे तो भी वहाँ पे ये चीज़ हो रही होगी। समझ गए बात ना, कि एक मॉलिक्यूल उसी का एसिड की तरह और दूसरा बेस की तरह काम करने लगता है, और ये ऑटो प्रोटोलिसिस टाइप की चीज़ है ना। तो कोई नई बात नहीं है, ये आप पहले पढ़े हो लेकिन इस नज़रिए से देखे नहीं हो, ठीक है, वही चीज़ हो रहा है। तो अब देखो, अब यहाँ पर होगा क्या कि ये पाई बॉन्ड ऐसे मान लो कि टूट गया, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, ये माइनस इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो गया। स्टेप 1, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन, ऐसा बन जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, है ना भाई। बोले सर यहाँ पर तो बेंजीन इस पर अटैक किया है, तो कोई भी एक अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करे या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करे, बात तो सेम है ना। अल्टीमेटली तो इसका नेगेटिव चार्ज के साथ इसका बॉन्ड बनना है, मतलब यही इसके पाई बॉन्ड पर अटैक कर जाए, ऐसा भी सोच सकते थे। उसको समझाने के लिए मैंने लिख दिया कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। तो ये बात हो गया, ये बना, है ना।
अच्छा फिर लास्ट स्टेप में, अच्छा फिर यहाँ पर क्योंकि मीडियम एसिडिक है, हाईली एसिडिक है, तो H3O प्लस यहाँ से, या ऐसा समझा जाए पहले इसी को बाहर कर लिया जाए, HSO4 माइनस ये जो बना हुआ है कहाँ गया, ये है ना, ये इस H प्लस को बाहर करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, डी प्रोटोनेशन हो गया, मतलब स्टेप 3 हो गया अपना, और ये SO3 माइनस हो गया, और फिर जो मीडियम क्योंकि हाईली एसिडिक है तो ये H प्लस इसको ट्रांसफ़र कर देगा, यहाँ पे बन जाएगा SO3H और साथ में वाटर। समझे बात? तो ये हो गया स्टेप 1, यहाँ से ये हो गया स्टेप 2, यहाँ से ये हो गया स्टेप 3, और इसमें एक स्टेप और है क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ बना है, मीडियम हाईली एसिडिक है, तो ये H प्लस इसको ट्रांसफ़र करके SO3H बना देगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए पॉज करके। हो गया भाई? अच्छा, अब अगर हम लोग इसमें ओवरऑल रिएक्शन इसका देखें तो हो ये रहा है कि अगर हम लोग बेंजीन का रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ करा रहे हैं तो यहाँ पर SO3H आ रहा है और साथ में बन रहा है वाटर, और ये रिएक्शन होता है रिवर्सिबल, अपने को मालूम है। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये रिवर्सिबिलिटी का हम लोग आने वाले क्वेश्चंस में या किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में जिसमें बेंजीन हो और कुछ ज़रूरत पड़ती है, उसमें हम लोग इसके इस क्वालिटी का फ़ायदा उठाते हैं, रिवर्सिबिलिटी का, है ना। आगे चल के हम लोग देखेंगे ना कि कुछ ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, कुछ ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। जीओसी में थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, लेमैन लैंग्वेज में, रफ लैंग्वेज में। यहाँ पर हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। तो वही बात हम लोग कर रहे हैं कि कोई ग्रुप अपने को मेटा पे चाहिए, कुछ ऑर्थो पैरा पे चाहिए, है ना, वो कैसे आता है, क्या आता है, वो पढ़ना है अभी अपने को इसी चैप्टर में आगे। तो इस क्वालिटी का हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं, है ना, कि पहले सल्फोनेशन करा दिए, ये आ गया, अब ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, अभी जान जाओ, बाद की बात है, कोई बात एक्सप्लेन ऐसा नहीं कर रहे हैं, मतलब कि इसका मतलब ये मेटा डायरेक्टिंग है तो इसके मेटा पर आ गया। अब हम लोग चाहते हैं कि SO3H ग्रुप हटा दें, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो है ही नहीं फाइनल प्रोडक्ट में, हटा देना है। तो इसको हटाने के लिए, SO3H ग्रुप को हटाने के लिए बताओ क्या करना है, कैसे हटा सकते हैं, क्या रिएजेंट डालें? कुछ नहीं डालना है, सिर्फ वाटर डाल के हीट कर दो, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम है। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लिए तो बेंजीन पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप जुड़ जाएगा। और अगर आपको अब नहीं चाहिए सल्फोनिक, उसका काम हो गया, उससे मेटा डायरेक्टिंग हम लोग कोई ग्रुप लगा लिए, अब हम लोग चाहते हैं कि SO3H ग्रुप हट जाए, तो क्या करेंगे, वाटर के साथ हीट कर देंगे, है ना, जिसको बोला जाता है क्या, रिफ्लक्स। एक टेक्निकल नेम है उसका, रिफ्लक्स। रिफ्लक्स मतलब थोड़ा सा हीट कर देंगे। तो ढेर सारा वाटर डाल के हीट कर दो तो ली शटेलिस प्रिंसिपल के हिसाब से ये बैकवर्ड चला जाएगा, और SO3H ग्रुप हट के यहाँ पर आ जाएगा कौन, H, वापस H आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल है। ठीक है, तो ये इसका क्वालिटी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इसके फॉरवर्ड रिएक्शन को, फॉरवर्ड वाले रिएक्शन का नाम हम लोग रखे हैं ES। यहाँ से ये बना तो इट इज़ कॉल्ड ES। दूसरा, अगर किसी ग्रुप को हटा के वापस कोई इलेक्ट्रोफाइल ले आया जाए, मतलब मैंने ये, अगर इससे ये जो बन रहा है, उल्टे को देखो, बैकवर्ड को देखो,
तो अगर मैंने SO3H को हटाया और उसकी जगह पर एक दूसरा ग्रुप ले आए, है ना, मतलब H ले आए या कोई भी और इलेक्ट्रोफाइल ले आते, ऐसे उसको, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग इप्सो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इप्सो सब्स्टिट्यूशन, समझिए मेरी बात। अगर हम H हटाए बेंजीन से और कोई एक इलेक्ट्रोफाइल लाए, जैसे यहाँ पर SO3H लाए, सो दिस विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। H हटाकर कोई इलेक्ट्रोफाइल लाए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। किसी लगे लगाए ग्रुप को जो कि H ना हो, उसको हटाकर कोई और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जोड़ दिए, कोई और इलेक्ट्रोफाइल जो कि H भी हो सकता है, जो कि यहाँ पर है, ऐसे सब्स्टिट्यूशन को इप्सो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इप्सो बेसिकली इस पोजीशन को बोलते हैं। दिस पोजीशन इज कॉल्ड इप्सो पोजीशन। ठीक है, जिस पर कोई ग्रुप जुड़ा रहता है। H के अलावा, H तो सभी पर है, H के अलावा, तो मेरी बात क्लियर हुई सबको, है ना। H हटाकर कोई इलेक्ट्रोफाइल लाए तो क्या हो गया, ES किसी लगे लगाए ग्रुप को हटाकर कोई और इलेक्ट्रोफाइल उसी पोजीशन पर लाए, सो दिस विल बी कॉल्ड इप्सो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें 1-2 रिएक्शन और बाकी है, वो आगे पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए।